So nowadays we have seen male infertility is rising a lot. So we have Dr. Kavita Durade with us. She's gonna explain what are the reason and causes for male infertility. Yes. If we see 100 couples, in 30 to 35% of cases, it is the male who is responsible for infertility. तो ये इक्वली ऐसे नहीं है कि प्रेगनेंसी नहीं रही तो सिर्फ फीमेल रिस्पॉन्सिबल है. 30% में मेल रिस्पॉन्सिबल रहता है, 30% में फीमेल, और रिमेनिंग इसमें दोनों रिस्पॉन्सिबल रहते हैं. एंड सम केसेस आर अनएक्सप्लेन्ड कि सब नॉर्मल है, प्रेगनेंसी नहीं रह रही. तो आई मीन टू से कि इट इज बिग चंक. हाँ, हम कई कपल्स देखते हैं. तो मेरे पास ना कुछ साल पहले एक कपल था, ये उसका थर्ड मैरिज था और वो मेरे पास आए और देन वी इवैल्यूएटेड देम. तो द प्रॉब्लम वाज विथ मेल. स्पर्म काउंट एकदम कम, 1-2 मिलियन तक ही स्पर्म काउंट था उनका, और ये उनका थर्ड मैरिज था. तो ऐसे होता था और अभी भी दिखता है हमको कि so male they don't turn up for the treatment, फीमेल को ही ब्लेम करते हैं. Accept that. No, they don't accept. और घर वाले भी बोलते हैं कि नहीं, ये तो इतना अच्छा खासा हट्टा कट्टा है, इसमें क्या प्रॉब्लम रहेगी. तो हट्टा कट्टा होने में और स्पर्म काउंट में नहीं. So men still you see that अभी भी वो awareness या वो चीजें they don't accept. Okay. फिर मुझे सबको बुला के उनको समझाना पड़ता है कि हट्टा कट्टा भी दिख रहा है तो there could भी प्रॉब्लम विद स्पर्म्स. ऐसे नहीं होता कि हट्टा कट्टा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इंटरकोर्स रखने में भी प्रॉब्लम नहीं है तो सब ठीक रहेगा. सो कमिंग टू इनफर्टिलिटी, वी नीड टू इवैल्यूएट बोथ पार्टनर इक्वली. हाँ, इक्वली इवैल्यूएट करके बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में मेल में भी प्रॉब्लम निकलती है. अभी नॉर्मल स्पर्म पैरामीटर्स पे हम आते हैं. काउंट, इट शुड बी मोर देन 15 मिलियन. और मोटिलिटी, फास्ट फॉरवर्ड मोटिलिटी एटलीस्ट 40% होनी चाहिए. 4% स्पर्म्स नॉर्मल होने चाहिए. ये नॉर्मल पैरामीटर्स है. अगर हमको एक खाद रिपोर्ट में, फर्स्ट रिपोर्ट में अगर हमको समझो एबनॉर्मल पैरामीटर्स दिखे तो हम उसी पे रिपोर्ट नहीं देते. We do repeat semen analysis after 6 weeks and then we label that sample as whatever. काउंट कम है या मोटिलिटी कम है, क्या कम है. तो ये राइज पे है डेफिनेटली, क्योंकि जैसे एज आई सेड कि फीमेल एज और फर्टिलिटी का बहुत कोरिलेशन है. तो मेल में ना एक्सटर्नल फैक्टर्स दे अफेक्ट अ लॉट. जैसे टोबैको, जो एडिक्शंस होते हैं, टोबैको वर्स्ट है स्पर्म क्वालिटी के लिए. टोबैको, गुटखा, अल्कोहल, ये बाकी भी रिक्रिएशनल ड्रग्स, ये बहुत ज़्यादा स्पर्म क्वालिटी अफेक्ट करते हैं. फिर हीट अफेक्ट करती है. यूजुअली हम देखते हैं ना कि कुक जो रहते हैं, कुक में हीट के गैस के पास जो काम करते हैं या हीटेड एनवायरनमेंट में काम करते हैं तो उनका स्पर्म काउंट काफ़ी लो होता है. देन वेयरिंग टाइट अंडरवेयर्स या फिर हॉट शावर, सोना बाथ, स्टीम बाथ फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, ये भी चीज़ें अफेक्ट करती है. अगर वेरिकोसील है, मतलब स्क्रोटम में जो वेन्स रहती है वो डायलेटेड है, तो उससे क्या होता है कि स्क्रोटम में टेम्परेचर बढ़ जाता है. वी नो दैट स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड एट 1 डिग्री लेसर टेम्परेचर दैन आवर बॉडी. इसलिए स्क्रोटम और टेस्टिस बॉडी के बाहर है. लेकिन अगर वेरिकोसील है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे वहाँ का टेम्परेचर बढ़े, उससे स्पर्म प्रोडक्शन अफेक्ट होता है और फिर स्पर्म काउंट या मोटिलिटी कम हो जाती है. वो एक हुआ. फिर इन्फेक्शन से भी स्पर्म काउंट कम होता है. और इन्फेक्शन से कभी कभी वास डिफरेंस, जो ट्यूब रहती है जिससे टेस्टिस में बने हुए स्पर्म बाहर निकलते हैं, वो ट्यूब ब्लॉक होके ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया भी हो सकता है. देन जेनेटिक कॉजेज भी कुछ होते हैं, उनमें भी वेरी लो स्पर्म काउंट या ज़ीरो स्पर्म काउंट होता है. बट येस, मेल इनफर्टिलिटी इज़ डेफिनेटली ऑन राइज. उसमें हाँ, पेस्टिसाइड, केमिकल, बाकी रेडिएशन फ्रॉम मोबाइल एंड लैपटॉप्स, ये भी कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबल है. या फिर बाकी भी एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे लैक ऑफ एक्सरसाइज, डायबिटीज़, थायराइड जिनको होता है, ये केसेस में भी. या फिर कोई ड्रग्स पे अगर आप हो, कोई ड्रग्स भी, कुछ ड्रग्स भी ना, जैसे केमोथेरेपी के ड्रग्स या और भी बाकी ड्रग्स, तो अगर आप जाते हो आपके फर्टिलिटी एक्सपर्ट के पास एंड यू फाइंड दैट योर स्पर्म काउंट इज लो, तो उनको डिटेल्ड हिस्ट्री देना कि आपने क्या मेडिसिन खाए हैं, एडिक्शंस क्या है, कुछ सर्जरी हुई है, मम्स का हिस्ट्री है. हाँ, ये सारी डिटेल हिस्ट्री से वी कैन कम टू द कॉज एंड देन वी इन्वेस्टिगेट फर्दर एंड कम टू द कंक्लूजन एंड देन डिसाइड ट्रीटमेंट. तो मैम, जीरो स्पर्म काउंट के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं?
देखो, जीरो स्पर्म काउंट को हम एज़ोस्पर्मिया बोलते हैं। तो एज आई सेड कि ऑब्स्ट्रक्टिव और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव रहता है। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब स्पर्म बनने में प्रॉब्लम है, तो देयर कुड बी मेनी रीजंस। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं ना हमारे वहाँ पे विद जीरो स्पर्म काउंट, तो उनमें अनडिसेंडेड टेस्टिस रहती है। टेस्टिस हाँ स्क्रोटम में नहीं होके वो एब्डोमेन में ही रह जाती है। अभी कैसे, अब बेबी होने के बाद तुरंत पीडियाट्रिशियन उनको एग्जामिन करते हैं और अगर टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं मिली तो देन दे सर्च एंड दे ब्रिंग इट, सर्जरी करके उसको नीचे लाके ऑर्किडोपेक्सी कर देते हैं। पहले कैसे होता था, दाई डिलीवरी करती थी या कहीं पे भी होती थी, पीडियाट्रिशियन से एग्जामिनेशन नहीं होता था, और टेस्टिस अगर आफ्टर सम पीरियड अगर वो स्क्रोटम में नहीं आई तो वो नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। तो अनडिसेंडेड टेस्टिस इज वन ऑफ द कॉमन रीजन। फिर चाइल्डहुड में अगर मम्स इन्फेक्शन हुआ है, मम्स एक वायरल इन्फेक्शन है जो पैराइटल ग्लैंड के साथ वो टेस्टिस को भी अफेक्ट करता है और फिर वो वहाँ पे टेस्टिकुलर टिश्यू को डैमेज कर देता है। इट इज ऑल्सो कॉमन रीजन। फिर कुछ क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स, जैसे कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स है, क्रोमोसोम में प्रॉब्लम है, तो वैसे केसेस में भी जीरो स्पर्म काउंट होता है। और फिर अगर ग्रोइन एरिया में कुछ सर्जरी हुई या फिर वहाँ पे कुछ इंजरी हुई तो वो भी एक रीज़न हो सकता है फॉर द जीरो स्पर्म काउंट। अभी कमिंग टू ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया, जिसमें स्पर्म बनते हैं लेकिन बाहर नहीं निकल पाते। तो वास डिफरेंस, जो ट्यूब टेस्टिस से स्पर्म को बाहर कैरी करती है उसको वास डिफरेंस बोलते हैं। तो एक जेनेटिक कंडीशन होती है सिस्टिक फाइब्रोसिस, उसमें क्या होता है, ये वास डिफरेंस एब्सेंट होते हैं, इसलिए वो स्पर्म बाहर नहीं निकल पाते। ठीक है, तो एक जेनेटिक कंडीशन भी हो सकती है, उसकी वजह से स्पर्म बाहर नहीं निकलते। तो हम सारे ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया में कैरियोटाइप तो करते ही है, उसके साथ सिस्टिक फाइब्रोसिस जीन म्यूटेशन भी टेस्ट करते हैं और वाई क्रोमोसोम माइक्रोडिलीशन टेस्ट भी करते हैं। फिर और कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जैसे क्लैमिडिया और इन्फेक्शंस, जिससे ये ट्यूब वास डिफरेंस ये ब्लॉक हो जाता है। तो इन्फेक्शंस इज वन ऑफ द रीजन फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। तो जेनेटिक और इन्फेक्शंस या फिर इंजरी या फिर अनडिसेंडेड टेस्टिस, ये कॉमन रीजन है फॉर जीरो स्पर्म काउंट। लेकिन जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो वी नीड टू इवैल्यूएट देम थरली, उनका हार्मोनल प्रोफाइल देख के, जेनेटिक टेस्ट करके, उनका फिजिकल एग्जामिनेशन करके ही समझ में आता है कि क्या रीजन हो सकता है एंड अकॉर्डिंगली वी कैन गो फॉर द ट्रीटमेंट। So how common you see such patients nowadays? Very commonly. Okay. Very commonly. In daily OPD we see 2-3 such patients. Okay. As I said, male infertility is on rise. ये तो जीरो काउंट के तो हो ही गए, लो स्पर्म काउंट, लो मोटिलिटी, हाँ ये भी बहुत कॉमनली दिखता है। एंड मेजॉरिटी ऑफ केसेस में एडिक्शन इज द कॉज। तो एडिक्शन अगर कॉज है तो वो चेंज आप करोगे, आप जो भी एडिक्शन है बंद करोगे और एंटीऑक्सीडेंट्स पे अगर हम इनको डालते हैं तो वी मे सी इम्प्रूवमेंट। अगर बंद करने के बाद कभी कभी हम पूछते हैं हिस्ट्री में पेशेंट्स को कि अच्छा तुम तो बोलते हैं हाँ नहीं टोबैको खा रहा था लेकिन मैंने बंद किया, कब बंद किया, पिछले हफ्ते। तो इतने जल्दी रिजल्ट नहीं दिखेगा, स्पर्म बनने में 72 डेज लगते हैं। तो अभी आप बंद करोगे तो आफ्टर 3 months यू विल सी द रिजल्ट। तो आज बंद किया कल रिजल्ट नहीं दिखेगा। तो ये जो चेंजेस है, लाइफस्टाइल चेंजेस, दोज हैज टू बी कंसिस्टेंट एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम। समझो अगर स्पर्म काउंट कम है, मोटिलिटी कम है एंड दैट पर्सन हैज़ एडिक्शन, जैसे टोबैको है, गुटखा है, जो भी है, और फिर हमने उनको वो बंद करने बोला एंड देन वी स्टार्ट देम ऑन फोलिक एसिड, एंटीऑक्सीडेंट्स, जिंक, जो ब्लेंड आते हैं फर्टिलिटी ब्लेंड मार्केट में, हम उनको उस पर शुरू कर देते हैं एंड वी कॉल देम आफ्टर 3 months। और फिर हम देखते हैं कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ। कभी कभी उसमें नेचुरली कंसीव हो जाते हैं, लेकिन 3 months ट्रीटमेंट लेके बंद करके, जो एडिक्शन है बंद करके, अगर इम्प्रूवमेंट नहीं दिखी देन रादर देन वेस्टिंग योर टाइम यू शुड मूव अहेड एंड go for next treatment. Okay. So ma'am, you had mentioned about zero sperm count in male infertility में. So what are the treatment options ऐसे cases में? देखो कैसे रहता है कि अगर स्पर्म काउंट जीरो है तो वी हैव टू गो टू द रूट कॉज।
वो स्पर्म काउंट 0 क्यों है। कई बार कैसे होता है कि स्पर्म्स बनते हैं बट जो ट्यूब है जिससे वो बाहर निकलते हैं दैट इज ब्लॉक्ड और एब्सेंट। तो ऐसे केस में उसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया बोलते हैं। इस केस में उसका हार्मोनल प्रोफाइल नॉर्मल होगा, FSH, LH, टेस्टोस्टेरोन वो हार्मोन नॉर्मल होंगे, टेस्टिकल का साइज नॉर्मल होगा, तो उसमें हम डायग्नोज उसको ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया करते हैं। तो उस केस में टेसे नीडल से वहाँ से टिश्यू एस्पिरेट करके उसमें टेसे या पीसा एपिडिडाइमिस से हम टिश्यू एस्पिरेट करते हैं, उसमें स्पर्म्स मिलने का चांस बहुत अच्छा रहता है। तो हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि इफ इट इज ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया, इफ हार्मोन्स आर नॉर्मल, टेस्टिकुलर साइज इज नॉर्मल, देन 60 to 70 केसेस में उन्हीं के स्पर्म मिल जाते हैं एंड दो स्पर्म्स वी कैन यूज फॉर इक्सी और प्रेगनेंसी। मंथ में हमारे पास 4 से 5 केस IUI कैन ऑल्सो हेल्प। नहीं, IUI नहीं। IUI के लिए एज आई सेड कि यू नीड लार्ज नंबर ऑफ मोटाइल स्पर्म्स। तो टोटल मोटाइल काउंट मोर देन 1 मिलियन होता है तब IUI काम करेगा। ये जो सर्जिकली रिट्रीव्ड स्पर्म होते हैं तो दोज आर वेरी लेस, कुछ गिने चुने स्पर्म हमको मिलते हैं, मे बी इन थाउजेंड्स, तो वो सफिशिएंट नहीं है फॉर IUI। So if you have surgically retrieved sperm, you need to go for ICSI. There is no treatment, other treatment available. अगर अभी दूसरा है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया, मतलब स्पर्म बन ही नहीं रहे या फिर बहुत कम क्वांटिटी में बन रहे जिससे वो बाहर नहीं निकल रहे, तो उस केस में FSH, LH ज़्यादा होगा, कभी टेस्टोस्टेरोन कम होगा। उस केस में माइक्रोटिसे नाम की एक सर्जरी आती है, उससे 10 to 15% चांस होता है कि उनके स्पर्म मिलके वो हम यूज़ कर सकते हैं फॉर ICSI। अगेन एज आई सेड कि टेस्टिकुलर स्टेम सेल हम अभी ट्राई कर रहे हैं ऐसी केसेस में एंड वी आर येट टू सी द रिजल्ट। अभी जैसे कॉन्फ्रेंसेस में बहुत कम लोग ये ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन पीपल आर गेटिंग रिजल्ट्स। पीपल आर सेइंग कि हमारा मेरे पेशेंट का 0 काउंट था, देन आफ्टर स्टेम सेल इट हैज़ 20 मिलियन, इट हैज़ बिकम 20 मिलियन। सो लेट्स सी। तो देर आर सम ट्रीटमेंट मोडेलिटीज। अगर स्पर्म काउंट एज़ोस्पर्मिया में ना कभी कभी देर इज़ प्रॉब्लम विथ जीन्स, तो ऐसे पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देने के पहले हम उनका कैरियोटाइप, बेसिक कैरियोटाइप करते हैं एंड वाई क्रोमोसोम माइक्रोडिलीशन टेस्ट करते हैं। उसमें अगर प्रॉब्लम आई तो वी डोंट यूज़ दैट स्पर्म। हम उनको बोलते हैं कि बेबी जेनेटिकली अबनॉर्मल होगा, या फिर फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा, एम्ब्रियोज ही नहीं बनेंगे। इन दैट केस दे हैव टू गो फॉर डोनर स्पर्म। अगर जेनेटिकली कैरियोटाइप नॉर्मल आया, वाई क्रोमोसोम माइक्रोडिलीशन एब्सेंट आया, देन वी कैन गो फॉर सर्जिकल टेक्निक्स टू रिट्रीव द स्पर्म एंड देन वी कैन प्रोसीड विथ ICSI। अभी 15 मिलियन, कभी कभी क्या होता है कि मोटिलिटी बिल्कुल ही नहीं रहती स्पर्म में। हाँ, तो इन दैट केस कुछ टेस्ट आते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि वो स्पर्म लाइव है कि नहीं। अगर लाइव है तो वो हम ICSI के लिए यूज़ कर सकते हैं, IVF प्रोसीजर में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर वो स्पर्म डेड है देन वी नीड टू फाइंड द कॉज अगेन, और फिर वो डिटेल इवैल्यूएशन करके ही बाद में हम बोल सकते हैं। ओके। और कई बार कैसे होता है कि जनरली पेशेंट्स आते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास OPD में कल एक पेशेंट आया, स्पर्म काउंट 7 मिलियन था। देन ही सेड कि मैडम ऐसे करते हैं ना कि मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन पे मेडिसिन ही दे दो, हमको बाकी कुछ ट्रीटमेंट नहीं करना। तो कैसे वर्ल्ड वाइड। और फिर मैंने उनको पूछा कि पहले आपने क्या क्या लिए है, तो हाँ मैंने 6 महीने मेडिसिन लिया है। अभी जो भी मेडिसिन मार्केट में आते दोज ऑल आर एंटीऑक्सीडेंट्स, मल्टीविटामिन। तो ये ना थोड़ा सा क्वालिटी इम्प्रूव करने में मे भी मदद करे, लेकिन ऐसा कोई भी मेडिसिन दुनिया में नहीं है कि जो 7 मिलियन को 70 मिलियन करे। इसीलिए साइंस ने IVF और ICSI का इन्वेंशन किया। अगर कोई मेडिसिन होता तो किसी को जरूरत नहीं पड़ती ना IVF और ICSI की। तो वर्ल्ड वाइड कुछ मेडिसिन लेके कैसा है, कभी कभी एंटीऑक्सीडेंट देने के बाद एक हाथ पेशेंट कंसीव हो भी जाता है, बट दैट इज हिज लक। तो हम बोलते हैं कि इट इज योर लक। तो 2 से 3 महीने मेडिसिन, 3 महीने मेडिसिन लेके देख सकते हो आप। और कैसे होता है कई बार ना लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे अगर कुछ एडिक्शन है, हाँ हिस्ट्री में, यस, स्मोकिंग, टोबैको, हाँ गुटखा, ये चीज़ें, ये निकोटिन का स्पर्म मॉर्फोलॉजी पे और स्पर्म काउंट पे बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट है। हाँ, तो अगर आपको कुछ एडिक्शन है तो
वो पहले बंद करना वो पहले हम बोलते हैं कि उसको पहले बंद करो। स्पर्म का प्रोडक्शन में ऑलमोस्ट 72 डेज लगते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स पकड़ सकते हो आप। तो हम बोलते हैं कि अभी आप अगर अभी स्मोकिंग छोड़ोगे, अभी टोबैको छोड़ोगे, तो उसका इफेक्ट विल बी सीन आफ्टर 3 मंथ्स। हाँ, तो एडिक्शन लाइफस्टाइल चेंजेस आपको करने पड़ते हैं, जैसे पॉकेट में मोबाइल नहीं रखना, लैप पे लैपटॉप नहीं रखना, तो थोड़ा रेडिएशन से दूर रहो, हॉट शावर्स नहीं लेना। टेस्टिस क्यों बाहर होते हैं बॉडी के? बिकॉज द स्पर्म प्रोडक्शन रिक्वायर 1 डिग्री लेस टेम्परेचर दैन द बॉडी, इसलिए टेस्टिकल्स बॉडी के बाहर होते हैं। अगर बहुत हॉट शावर, कुक लोगों में स्पर्म काउंट कम दिखते हैं, तो हीट अवॉइड करनी है, लूज इनर गारमेंट्स यूज़ करने हैं, और लॉन्ग हॉट शावर्स अवॉइड करने हैं। हीट के नज़दीक कुछ भी काम नहीं करना। कुछ लोग पेस्टिसाइड, ये भी अभी रूरल एरिया में एक रीज़न है फॉर द मेल इनफर्टिलिटी। तो हम डिटेल हिस्ट्री लेके इफ़ दे आर एक्सपोज टू पेस्टिसाइड, हाँ, तो वो भी अवॉइड करने बोलते हैं, क्योंकि केमिकल्स, देखो स्पर्म ना डेलिकेट सेल है, उस पर ये एक्सटर्नल टॉक्सिन्स का इफेक्ट बहुत जल्दी आता है, इसलिए ये एक्सपोजर, एनवायरमेंटल एक्सपोजर, हीट और एडिक्शन, ये सब आप अगर अवॉइड करोगे तो मे बी काउंट इम्प्रूव हो सकता है, लेकिन कोई ऐसा रीज़न नहीं है, देन इट इज़ डिफ़िकल्ट कि स्पर्म काउंट इम्प्रूव हो। और लो स्पर्म काउंट में वेरिकोसील एक और कॉमन कॉज है। बहुत सारे ग्रेड 3 ग्रेड 4 वेरिकोसील क्या होता है कि टेस्टिस के अराउंड जो वेन्स रहते हैं ना, दे गेट डायलेटेड ड्यू टू प्रेशर। हाँ, और फिर वो ब्लड तो गर्म रहता है 37 डिग्री, तो फिर वो वहाँ का टेम्परेचर बढ़ा देता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट स्पर्म प्रोडक्शन गेट हैम्पर्ड। और फिर पेशेंट पूछते हैं कि अगर ये मैं सर्जरी कर रहा हूँ तो मेरा स्पर्म काउंट इम्प्रूव होगा क्या? तो इट इज़ नॉट श्योर। 30% केसेस में हम बोलते हैं कि मे बी इम्प्रूव होगा, 30% केसेस में सेम रह सकता है, और 30% केसेस में मे बी जो था वो 0 भी हो सकता है। तो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। हाँ, तो फिर ऐसे केसेस में हम उनको बोलते हैं कि एटलीस्ट जो है वो स्पर्म फ्रीज करो, एंड देन इफ़ यू वांट यू कैन गो फॉर सर्जरी, और फिर देखा जाएगा। अगर कुछ हुआ ही तो वी हैव फ्रोजन स्पर्म्स विद अस। So now what I understood, before going for IVF, there are many factors which you have to keep in consideration before you go for. And don't hide history from fertility doctor. Yeah. It is equally important. It is very important for your result. Hey guys, don't hesitate to talk about male infertility. It is as common as female infertility. So if you have any kind of concern regarding this, so we have Dr. Kavita Darade. You can contact her for such kind of infertility. And subscribe to this channel for more such informational video about it.